नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं। नाभिकीय भौतिकी के अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका थर्ड पार्ट लेकर, जिसमें आज अपन रेडियो सक्रियता के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे और साथ में इसका जो रदरफोर्ड का जो सोडी का सिद्धांत होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कंटेंट की ओर बढ़ने से पहले आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और मेरे जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियो उनको नोटिफिकेशन मिल सके। और अब इससे इतना सा होता है, मेरा भी मोटिवेशन बिल्ड होता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर आपके लिए अन्य सब्जेक्ट के भी कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर और सबसे पहले अपन जान लेते हैं रेडियो सक्रियता के बारे में कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, कि तो किसे कहते हैं रेडियो सक्रियता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियो सक्रियता किसे कहेंगे। तो अस्थायी परमाणुओं के नाभिकों के स्वतः विघटन की परिघटना को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। किसे कहेंगे कि जो भी अस्थायी परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनके स्वतः विघटन होने की, उनके स्वतः आपस में टूटने की जो क्रिया होती है उसी घटना को क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रियता कहते हैं। ये जो एक ऐसी घटना होती है फ्रेंड कि ये स्वतः ही घटित घटना है, तब पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों से क्या होती है, हमेशा अप्रभावित रहती है और न ही जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जो रेडियो सक्रियता पदार्थ और ये जो होती है रेडियो सक्रियता, ये क्या करती है, हमेशा जो प्रायिकता के नियम होती है उनकी हमेशा पालना करती है और अर्थात ये क्या होती है, निश्चित नहीं है कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा। ओके, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो किसे कहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से जानते हैं कि यह एक स्वतः घटित घटना है तथा पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से अप्रभावित रहती है। क्या रहती है, एक स्वतः घटित घटना होती है जो हमेशा पदार्थ के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं उनसे क्या होती है, कभी भी प्रभावित नहीं होती है। और साथ में जो भी वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय ताप होती है उनके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। ये रेडियो सक्रियता प्रायिकता के नियम का पालन करती है, अर्थात यह निश्चित नहीं है कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा। ओके फ्रेंड, तो अब इसको अपन डिटेल से जानते हैं किस तरह से विक्रिया संपन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि -dn/dt किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, n के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसकी जो संख्या होती है उसके व्युत्क्रम की, ये है रदरफोर्ड का सोडी का सिद्धांत। कि रदरफोर्ड का सोडी सिद्धांत ये कहता है फ्रेंड कि किसी समय परमाणु के विघटन की दर, ध्यान से सुनना फ्रेंड, रदरफोर्ड सोडी का सिद्धांत ये कहता है किसी समय परमाणुओं के विघटन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। एक बार फिर से रिपीट करूं, किसी समय परमाणुओं के विघटन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये हमेशा -dn/dt इक्वल टू क्या होगी, n होगी। एक बार फिर से देख देता हूं कि क्या होगा, -dn/dt समानुपाती n। n क्या है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या है और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि परमाणु के विघटन की तरफ उपस्थित परमाणु की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये जो कहने का मतलब -dn/dt बराबर लैम्डा है, तो लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे डीके कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब लैम्डा यहाँ पे एक क्षयांक है, यानी कि उसके अंकों में जो कमी हो रही है उस कमी को कौन दर्शा रहा है, लैम्डा दर्शा रहा है। ओके, या फिर dn/n बराबर क्या होगा, -λ/dt। अगर इसका अपन समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, n बराबर हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, λ/dt प्लस क्या हो जाएगा, c होता है, जो कहते हैं सीमांक सर। यहाँ पर t बराबर क्या होगा, t बराबर होगा 0 और n बराबर क्या हो जाएगा, n 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसको अपन नेक्स्ट अपन जानते, तो जब इसका मान अपन लगाकर इसके एक निश्चित मान को निकालते हैं तो c का मान निकालकर पुनः यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, λ/t प्लस in n0, या इन बराबर की इन n/n0 बराबर क्या होगा, -λ/t। जो चर घातांक लेने पर इसका निश्चित मान क्या होगा, n बराबर n0 e -λ/t। क्या होगा, n बराबर n0 e -λ/t होता है। ओके फ्रेंड,
तो ये आपको रटना पड़ेगा फ्रेंड, और रटोगे तभी आपकी चीज़ याद हो पाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, छायांक की बात कर ले। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें रेडियो सक्रिय परमाणु की संख्या n अपनी प्रारंभिक संख्या n0 से घटकर n0/e अर्थात 37% n0 रह जाती है। तो क्षायांक क्या होता है कि उस समय का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उस समय का व्युत्क्रम जिसमें रेडियो सक्रिय परमाणु की संख्या n होती है वो घटकर अपनी जो प्रारंभिक संख्या n0 होती है उससे घटकर कितनी हो जाए, n0/e हो जाए। कितनी हो जाए, n0/e। कहने का मतलब कितनी घट जाए, 37% घट जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, क्षयांक कहा जाता है। तो इसका मान क्या होगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dn/dt/n होगा। क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा, dn/dt/n हो जाता है। ओके, तो यहां पे जो प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणु की संख्या है तो उसके लिए विघटन की दर क्या होगी, विघटन की दर बराबर क्या होगा, विघटन के पश्चात शेष परमाणु की संख्या होगी। यानी कि जो प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा, विघटन की दर अपॉन विघटन के पश्चात शेष परमाणु की संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा ताप व दाब पर, आयतन पर निर्भर नहीं। यानी कि हमेशा पदार्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्षयांक होता है वो हमेशा पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ताप दाब और आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसकी विमा हमेशा 1 समय है, अर्थात इसके मात्रक प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन और प्रति वर्ष आदि के अंतर्गत आके जाते हैं। ओके, क्षयांक होता है वो प्रति सेकंड विघटन की प्रायिकता को व्यक्त करता है। स्थायी तत्वों के लिए इसका मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो जो क्षयांक होता है हमेशा वो उसकी जो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, ताप दाब और आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसकी विमा हमेशा 1 समय होती है। मात्रक के रूप में इसमें मात्रक प्रति सेकंड, मात्रक प्रति मिनट, मात्रक प्रति घंटा, प्रति दिन और प्रति वर्ष आदि में मापे जाते हैं। ओके, इसकी जो क्षयांक होता है वो प्रति सेकंड विघटन की प्रायिकता को व्यक्त करता है और इसका प्रत्येक तत्व के लिए इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्रियता की बात करें कि सक्रियता क्या होती है। तो सक्रियता किसे कहेंगे, किसी पदार्थ के प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को, यानी कि एक सेकंड में पदार्थ कितना अपने आप को विघटित करता है, कितने टुकड़ों में टूट रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ की सक्रियता कहा जाता है। ओके, तो यह हमेशा केवल पदार्थ की मात्रा और उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। जो पदार्थ की सक्रियता होती है हमेशा पदार्थ की मात्रा के ऊपर और उसकी प्रकृति, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, विघटन पर सेकंड होता है। तो 1 क्यूरी की अपन बात करें तो 1 क्यूरी बराबर क्या होता है, हमेशा 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड होता है। क्या होता है, विघटन पर सेकंड। या 1 मिली क्यूरी की अपन बात करें तो 1 मिली क्यूरी बराबर क्या होता है, 3.7 × 10⁻⁷ विघटन पर सेकंड होता है। क्या होता है, 1 क्यूरी बराबर तो क्या हो जाएगा, 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड। जबकि 1 मिली क्यूरी की बात करें तो 3.7 गुना 10 की पावर 7 मिली विघटन पर सेकंड होता है। आपको याद रखना कि 1 क्यूरी अगर पूछा जाए तो 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड, और 1 मिली क्यूरी पूछा जाए तो 3.7 गुना 10 की पावर 7 विघटन पर सेकंड, और 1 रदरफोर्ड बराबर पूछा जाए तो 10 की पावर 6 विघटन पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट है क्या होगी, औसत आयु की अपन बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, औसत आयु की या अर्धायु को। वह समय जिसमें परमाणु की संख्या n प्रारंभिक संख्या n0 की आधी रह जाती है। यानी कि वह संख्या जिसमें परमाणुओं की संख्या n प्रारंभिक संख्या यानी उसके जो परमाणु की प्रारंभिक संख्या n0 की क्या रह जाती है, हमेशा आधी रह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्धायु। तो अर्धायु बराबर n बराबर क्या होगा, n0e माइनस डेल्टा टी से n बराबर n0.2 या t क्या होता है, कैपिटल टी बराबर अर्ध आयु होती है, जिसका टी बराबर मान होता है हमेशा 0.93, यानी कि ये लिख रखा है, यानी कि टी बराबर 0.693 अपॉन डेल्टा होता है। ओके फ्रेंड,
तो हमें इसकी अर्धायु का मान याद रखना है कि 0.693 अपॉन डेल्टा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें वह समय जब तक रेडियो सक्रिय पदार्थ सक्रिय रहता है माध्य या औसत आयु कहलाती है। यानी कि रेडियो पदार्थ जिस समय तक सक्रिय रहता है, जिस समय तक अपनी स्थिति को प्रकट किए रहता है, उसे क्या कहते हैं, माध्य या फिर औसत आयु कहा जाता है, जिसे स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ होता है। ओके, फिर n बराबर क्या होगा, n0e माइनस डेल टी से औसत आयु वह समय है जिसमें रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक संख्या से 1/e कितनी हो जाती है, 1/e या फिर 37% रह जाती है। ये तो क्या होगी, औसत आयु कहलाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अल्फा बीटा विघटन की। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा विघटन की, कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु क्रमांक मूल नाभिक की तुलना में 2 से अथवा द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। ओके, तो अल्फा विघटन क्या होता है कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो मूल नाभिक की तुलना में तो 2 से तथा द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। ओके, तो परिणाम स्वरूप बना नया नाभिक आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। अब कब होगा ऐसा, जब उसकी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या वो 4 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमेशा 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। किसका क्या होता है, हमेशा अपने जो नया नाभिक बनेगा वो आवर्त सारणी में 2 स्थान क्या होता है, पीछे की ओर खिसक जाता है। तो वो क्या होता है, हमेशा अल्फा विघटन होता है। ओके फ्रेंड, दूसरा है बीटा विघटन, कि जब किसी नाभिक से विघटन से बीटा माइनस यानी कि 0-1e उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से अधिक हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, एवं बीटा प्लस उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अल्फा बीटा अल्फा कण में तो अपन ने क्या जाना कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो अल्फा को उत्सर्जित करता है, तो उस स्थिति में जो परमाणु क्रमांक है जो मूल नाभिक से उसकी तुलना से 2 से या फिर द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है, तो उस स्थिति में जो नया नाभिक बनेगा वो आवर्त सारणी में 2 स्थान क्या होता है, पीछे की ओर खिसक जाता है। जबकि बीटा विघटन में क्या होता है कि जब उससे बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्सर्जित होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, हमेशा अपरिवर्तित रहती है, एवं जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या रहती है, अपरिवर्तित बनी रहती है। यानी कि नेगेटिव उत्सर्जित होता है उस समय तो परमाणु क्रमांक से 1 से अधिक हो जाता है और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और जब पॉजिटिव चार्ज उत्सर्जित होते हैं उस स्थिति में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गामा विघटन की। गामा विघटन क्या होता है कि गामा विघटन से नाभिक के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक भी और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होते हैं, हमेशा अपरिवर्तित बने रहते हैं। तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है कि वीडियो के आपके किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया है जितने भी उसमें शेयर कीजिए। विषय इतना सा होगा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 4th पार्ट में, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ रेडियो सक्रिय समस्थानियों कार्बन डेंटिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।